आज उनकी स्थिति क्या है? क्या अभी भी ऐसे कुएं, क्या अभी भी ऐसे मंदिर, क्या अभी भी नई धोती पहनने पर मालिक की तरफ से डांट डपट वाली स्थिति है, या अब क्या अंतर है? कमियां प्रथा था और कमियां हमने भी देखा, अपने होश में भी कमियां को देखा है कि हाँ वो संभालने जी तक जी कमियां ये अभी तक हम समझते हैं कि 10 साल पहले तक ये प्रथा था। भैंस चराने वाला पढ़ेगा, भैंस चराने वाला नौकरी करेगा, मतलब कि जो कमियां का बेटा है वो अशक्त, ये सब बातें को हम झेले हैं। परेशानियां हैं लेकिन उस स्तर पर नहीं है कि छुआछूत हो, कपड़े पहनने पर कोई रोक सकता है। ऐसी बात अब बिहार में कहीं देखने को नहीं मिलता है। कोई मंदिर में प्रवेश हो सकता है कि एक्सेप्शंस कहीं पर नजर आए होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि अब किसी को रोक नहीं है। 7 सीटें जीतना एक विधानसभा सीट में और 242 सीटों में बताता है कि आपकी कम्युनिटी या उस कम्युनिटी से आने वाले लोग अपनी राजनैतिक प्रतिनिधित्व को चाहते हैं कि उनकी बात विधानसभा में कोई रखे, पार्लियामेंट में कोई रखे। बहुत सारी पार्टियां हैं जहां पर उन लोगों को कम दिया जाता है, समय अवसर उतना नहीं है, समय कम दिया जाता है। पार्टी में है नो डाउट, टिकट भी मिलता है, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाती है। कहते हैं कि हम में कहाँ कुछ है, हम में तो सब ले दे करके एक परिवार है, सारे सीटें सब। देखिए, कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहेंगे। अब और शराबबंदी पर कई तरीके की बातें हैं कि उस पर मतलब बैन हटाना चाहिए, रखना चाहिए, और आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ बयान इस पर दिए जाते हैं। मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूँ कि इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा डिसीजन था सरकार का और इससे कायम रहना चाहिए और पूरी कड़ाई से इसको लागू करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और चिराग जी के साथ आपकी बनती नहीं, ऐसा कहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत में होने वाले आर्थिक सर्वेक्षणों में जब कभी प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा निकाला जाता है तो बिहार वह राज्य है जहां पे 33वें स्थान, यानी कि अगर भारत में कुल 33 राज्य हैं तो बिहार वो राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा कम पैसे में जीवन यापन करने वाले लोग होते हैं। भाषा बदल दीजिए, यूं कहिए कि भारत में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा गरीब कहां पे हैं तो बिहार में। अगर इसके थोड़े आंकड़ेबाजी में जाएंगे तो निकल करके आएगा कि जो 13 करोड़ की आबादी बताई जाती है बिहार की, जो हालिया सर्वेक्षण हुआ था उससे निकला था, उसके करीब करीब 20% लोग रहते हैं, आते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के हिस्से से, उस सामाजिक वर्ग से आते हैं। उस 2.5 करोड़ लोगों में भी जो अनुसूचित जाति जनजाति 20% की आबादी है, उनमें से भी 54%, 1 करोड़ से ज्यादा लोग आप कहिए कि 6,000 रुपए प्रति महीने की कमाई पर ही अपना जीवन यापन करने के लिए विवश मजबूर है। 6,000 में कैसे किसी परिवार का, जिसमें 4-6 परिवार के लोग हैं, वह परिवार कैसे चलता होगा, इसका आकलन तो मैं आप पे छोड़ता हूं। लेकिन दलितों के, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए बिहार में काम करने वाली पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। उस विषय में हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा पहले से शुरू करना चाहता हूं। एक किताब मेरे हाथ में है, 1931 का एक आंकड़ा बताती है कि करीब करीब पाव भर अनाज ही इस वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक व्यक्ति को पूरे दिन भर में खाने को मिलता था। पाव भर से ज्यादा उनके पास कुछ होता नहीं था। बातें और भी हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जब से आपने होश संभाला, जब से आपने देखना शुरू किया, लोगों के बीच जाना शुरू किया, आपने क्या स्थिति देखी है बिहार में? देखिए, जो पाव भर की बात कहते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो गांव में सही बात है कि पहले जो मजदूर होते थे उनको 1 किलो 1.25 किलो का प्रचलन था। हमारे टाइम में 1.25 किलो का, 1.25 किलो, हाँ। और उसके बाद लेकिन गरीब लोग के साथ एक चीज़ है कि सब लोग काम करते हैं, पति पत्नी, और उनकी अगर बेटे हैं तो उस लायक हैं तो भी काम करते हैं, बहू भी काम करती है, तो सब मिला के 4-5 किलो अनाज उनके यहाँ जाता है, जिससे जीवन उनका होता है, सही होता है। उसी से कभी दवा की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, तो उसी को बेच करके उन लोग जीवन यापन करते थे। निश्चित तौर पर आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं, बिहार में स्थितियाँ बहुत मुश्किल थी, खास करके गरीबों के लिए। गरीब में भी जो दलित और महादलित समाज के लोग, महादलित समाज के लोग, और उसमें भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। लेकिन कालांतर में जिस हिसाब से, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के
श्री नीतीश कुमार जी 2005 के बाद मुख्यमंत्री बने, तो मैं नहीं कहता हूं कि बहुत उन सब चीज़ उनको मिल गया, लेकिन बहुत सुधार हुए हैं। सुधार इस केस में भी हुआ है कि केंद्र सरकार की जो मनरेगा की योजना चल रही है उसमें भी वो भी योजना कम से कम लोगों को रोज़गार देने में, डेली जो काम करने वाले मज़दूर हैं उनके लिए भी कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई है और करीब करीब सबको काम मिल रहा है। इतना बड़ा जनसंख्या, 13 करोड़ की जनसंख्या में आप 2.5 करोड़ बोल रहे हैं और निश्चित तौर पर ज़्यादा ही होंगे इससे। हाँ, अब तो 14 करोड़ सुपर भी हैं आज के डेट में आप कहेंगे, तो उनको काम तो मिलता है। और आज कम से कम इस बात के लिए हम लोग का है कि एक समय में हम लोग ये भी सुनते थे कि बहुत सारे परिवार भूख के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। अच्छा। लेकिन सरकार की जब से योजनाएं धरातल पर आ रही है, केंद्र सरकार की, बिहार सरकार की, तो इस तरह की चीज़ नहीं है। लोगों के आय में वृद्धि हुई है और हर सेक्टर में काम किया गया है सरकार के द्वारा। गरीबों के लिए अब जिस तरह से हर चीज़, जैसे पेंशन योजना है, जो बुज़ुर्ग हमारे हैं 400 से 1100 किया गया है, तो उनको सम्मानजनक पैसा मिल जा रहा है, जिससे उनका दवा का जो ज़रूरतें होती है तो वो प्रतिपूर्ति हो जाती है। और इवन गांव में आप देखेंगे तो 1100 महीने खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा होते हैं एक व्यक्ति को, कि वहाँ 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो हम समझते हैं कि आयुष्मान कार्ड भी है, तो हर बच्चों को पढ़ने के लिए भी हमने सुविधा दी है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उस पर हम आएंगे सर। रोजगार भी दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार अग्रणी राज्य है, उस हिसाब से बिहार में अभी बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, बिहार पिछड़ा राज्य है और इसको हमको आगे निकालना है। इसके लिए इस परिकल्पना के साथ हम लोग लगे हुए हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। समय लगेगा, लेकिन आने वाला 25 से 30 जो सरकार की योजना है, 5 साल, हाँ, तो 5 साल में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो औद्योगिक क्रांति का समय रहेगा। अच्छा। बहुत सारे उद्योग को औद्योगिक पॉलिसी ला करके उसको बढ़ावा देने की सरकार की परिकल्पना है। और जो गरीब से जुड़ा हुआ विभाग है, जैसे आंगनबाड़ी कह सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग कह सकते हैं, शिक्षा विभाग कह सकते हैं, ऐसा कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, कि उन गरीबों को फोकस किया जाए। जैसे मध्याह्न भोजन की आप बात करते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र पर भी बच्चों को पोषक, चाहे महिलाओं को, सबको पोषण युक्त आहार दिया जाता है, खाना देने। तो हम समझते हैं कि उस लेवल पर नहीं है, लेकिन आगे बढ़ना है बिहार को और आगे जाना है, तो उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है हर क्षेत्र में। ठीक है, बारी बारी से एक एक क्षेत्र पर भी मैं चाहूँगा कि आपसे थोड़ा मैं रखूँगा। एक बात आपने कही कि पूरा परिवार काम करता है। यह जब किताब से मैं गुजर रहा था, ये किताब एक है जिसमें खास तौर पर बिहार में जो दलित आंदोलन हुए हैं उसके आसपास की किताब है। तो ये कहती है कि कमियां, एक टर्म है कमियां, यानी कि बंधुआ मजदूर की बात होती थी। और उस कमियां में ऐसी स्थिति थी कि जानबूझकर पूरे परिवार से काम करवाते थे। जो उनको क्या कहें, सामंत या जो भूमि जिनके पास है, जिनके पास ज़्यादा भूमि जिनके पास है, जो उस तरह के आप उनको कहिए, मालिक कहिए, मालिक जैसा शब्द ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसमें तो ऐसी स्थिति थी कि जानबूझ करके बच्चे के 14-15 साल होने पर वो कहते थे कि इसकी शादी करो। वजह क्यों? 15 साल के बच्चे की शादी करने के लिए मालिक दबाव डाल रहा है। उनका कल्याण नहीं चाहता है, चाहता है कि घर में एक और मजदूर शामिल हो जाए, एक और उसके घर में स्थिति ऐसी आ जाए कि जिससे उनका काम आसानी से हो। बहरहाल उस स्थिति से बाहर निकले हैं, चीज़ें बदली हैं। एक और हिस्सा है जो आप जिक्र कर रहे थे अभी, आपने कहा कुछ जातियों के बारे में, मैं नाम ही ले लेता हूँ कि हालांकि 1937 में यह एक बात चली थी कि दुसाध को राजपूत की कैटेगरी में रखा जाए, लेकिन अभी भी बिहार में दुसाध अनुसूचित जाति के भीतर ही आते हैं। तो उसमें दुसाध हैं, चमार हैं, मुसहर हैं, पासी हैं, धोबी हैं, भुइया हैं, चौपाल हैं, ऐसे करके रजवार हैं, भंगी हैं, बनतार, नट, तुरी, भोक्ता, ऐसे करके पूरी जातियों की नाम है, जिसके बारे में सर कह रहे थे कि कई जातियां इसमें शामिल हैं। इन जातियों को ना, इन जातियों से आने वाले लोगों को अब एकदम से मैं कहता हूं उसी तरह से कि अछूत जैसा बर्ताव इन्होंने झेला है लंबे समय तक। आज उनकी स्थिति क्या है? क्या अभी भी ऐसे कुएं, क्या अभी भी ऐसे मंदिर, क्या अभी भी नई धोती पहनने पर मालिक की तरफ से डांट डपट वाली स्थिति है, या अब क्या अंतर है?
सामाजिक उत्थान क्या? देखिए, जो कमियां प्रथा की बात कर रहे हैं, अंग्रेज के समय में, अंग्रेज जब हमारे यहाँ राज कर रहे थे तो उस समय, अब उस गजट में, किताब में भी पढ़ा हूँ, जी। उसमें भी लिखा हुआ, वर्णन किया हुआ है। सर्टिफिकेट भी होते थे बाकायदा। हाँ, सर्टिफिकेट्स होते थे। बाकायदा ट्रांसफर होता था। जी। कमियां को लोग खरीदते भी थे, स्पॉन्सर करते थे, ट्रांसफर भी होता था। तो ये सब चीज़ होती थी पहले। और जिस कास्ट में सबसे ज़्यादा ये था, कमियां पर था, संयोग कहे मेरा कि मैं उसी कास्ट से आता हूँ, भुइयां मुसर समाज, जो बिहार, मध्य बिहार में खास करके। तो भुइयां इसलिए बोला जाता था कि भूमि से जुड़ा हुआ है। तो भुइयां यानी धरती, हाँ, धरती से जुड़ा हुआ, मैं जो धरती जो जमीन में जो काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, तो कमियां प्रथा था। कमियां हमने भी देखा, अपने होश में भी कमियां को देखा है। आपकी हाँ, होश संभालने जी तक जी, ये अभी तक हम समझते हैं कि 10 साल पहले तक ये प्रथा था। और 2-3 तो एक था कि एक कमियां अगर किसी के यहाँ है तो वो उनका जनरेशन हेरिडेटरी होता था, वो उनके एक के बाद एक, मतलब आपके पिताजी कमियां थे तो बच्चा पैदा हुआ वो भी कमियां होगा। और अंग्रेज के जमाने में तो ट्रांसफर होता था, अपना कमियां को दे दिया, उसके एवज बॉन्ड साइन करवाते थे। हाँ, उसके एवज में कुछ मिला, उसके प्रॉपर होता था। और उनको कुछ जमीन दे दिया जाता था, 2-4-5 कट्ठे, चाहे कि आप उसमें उस जमीन को आप खेती करोगे, निकलता है हाँ, वो अपना उससे खाओगे। और वो उनका अधिकार होता था पूरे फैमिली पर, उस जमींदार के मालिक का, कि उनका जो बच्चा भी है, जो आप कह रहे हैं कि शादी, इसलिए शादी करा दी जाती थी कि जल्दी शादी होगा तो उसके जो बहू आएगी वो भी काम करेगी, घर में काम करेगी। और जाहिर सी बात है कि वो जो मानसिकता थी सामाजिक सामंती, जिस विचारधारा को आप कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं, इसका तो हम लोग जीवंत उदाहरण है। हमारे पिताजी श्री जीतन राम मांझी जी, हमारे दादाजी भी बंधुआ मजदूर थे, जिसको कमियां बोलते हैं। तो हमारे गांव में जो भी स्वर्ण जाति के लोग थे, उनके यहाँ थे और उनके यहाँ काम करते थे। और उनके यहाँ काम करते थे तो निश्चित तौर पर है कि भाई उसके बाद हमारे पिताजी भी काम करेंगे, चाहे हमारी माता होता, मम्मी जो थी वो काम करते थे, हमारे छोटे पापा थे वो काम करते थे, मेरी फुआ जिसको कहते हैं वो सब काम करते थे। उनके फुआ में, हाँ, सब लोग काम करते थे। लेकिन ऐसा हुआ हम लोग के साथ कि हमारे पिताजी को बचपन से ऐसा शौक था, तो उनके पढ़ाने वाले लोग आते थे, वो जो जमींदार थे उनके बेटा को, तो ये भी सुना करते थे। ये बताना जरूरी है कि आपने डीयू से भी पढ़ाई की है। जी जी। तो ये कैसे ये बदलाव जब आपके पिताजी के समय तक? जी, मैं उसी में मैं जा रहा हूँ कि जब उनको पढ़ाने के लिए आते थे उनके बेटा को, तो ये सुनते रहते थे हमारे पिताजी। और एक दिन ऐसा कुछ घटना घटी जिसमें कुछ ऐसा बातें टीचर पूछ रहे थे, वो नहीं बता पाए, बाहर निकल करके जवाब दे दिया कि इसका आंसर ये होता है। तो वो टीचर को मन में कुछ ऐसा गया और हमारे दादाजी को ले जा करके उन्होंने बोला कि तुम्हारा बेटा तेज है, विलक्षण है, इसको तुम पढ़ाओ। तो जो स्कूल टीचर थे वो सवर्ण जातियों के बच्चों को पढ़ा रहे थे, सवाल पूछा गया जी, वो सवाल उन बच्चों ने नहीं दिया। जब टीचर बाहर आए तो उन्होंने चुपचाप बताया कि ये जवाब होगा। क्योंकि अपने पिताजी के साथ मैंने यानी कि मेरे दादाजी के साथ जाते थे, तो साथ बचपन में बच्चे साथ चले जाते हैं, अपना वो काम कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, कुछ न कुछ काम भी कर दिए, पानी ले। तो वो टीचर ने इनको समझाया मेरे दादाजी को उस समय कि ऐसा ऐसा बात है, तो बेटा को पढ़ाओ। तो उसी समय से हमारे दादाजी ने सोचा कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और वो उसमें कुछ जो आजकल लौंडा नाच होता है वो भी करते थे, उससे कुछ अर्निंग होता था। और हमारे दादाजी को लोग जब पढ़ने लगे हमारे पिताजी, तो लोग ने बोला कि भैंस चराने वाला पढ़ेगा, भैंस चराने वाला नौकरी करेगा, मतलब कि जो कमियां का बेटा है वो अशर्त। ये सब बातें को हम झेले हैं, लेकिन संजोग है कि वो पढ़ लिख गया। पढ़ने के बाद जॉब लगा, जॉब लगने के बाद राजनीति में आए, सब हम लोग के हैं। लेकिन अब हम जो देखे हैं बिहार को, जहाँ जहाँ देख रहे हैं, गरीबी है, परेशानियां हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं है कि छुआछूत हो। अब कपड़े पहनने पर कोई रोक सकता है, ऐसी बात अब बिहार में कहीं देखने को नहीं मिलता है। कोई मंदिर में प्रवेश, हो सकता है कि एक्सेप्शंस कहीं पर नजर आए होंगे, लेकिन हम समझते हैं कि अब किसी को रोक नहीं है। और आज की जो घोड़ी चढ़ने पर बारात में, वो सब राजस्थान में हमने सुना है, लेकिन अब बिहार में हमने नहीं देखा है, अब नहीं है। हम समझते हैं कि आज के डेट में जो SC ST हैं, अगर पढ़े लिखे हैं, सामर्थ्य हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, तो उनको किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा रहता है। लेकिन अब वो सब नहीं रोकते। हाँ, फीलिंग्स है, अच्छा, वो अंदर में फीलिंग है, आपको देख के कुढ़ रहे हैं, आपको देख करके उनके अंदर में घृणा आ रही है, लेकिन उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब समाज जाग चुका है। तो अब जागने का समय आया है, बढ़ने का समय आया है।
तो दौर पीछे रह गया। हम लोग के जो बच्चे हैं उन लोगों को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता था। लेकिन हम लोग संयोग से इस चीज़ को देखे हैं और फील किए हैं बचपन में। एक राजनीतिक सवाल ले लूँ इस पे। जी, बड़ी चर्चा है कि ये जो आप बता रहे हैं कि जो बदलाव है इसमें लालू प्रसाद यादव का कोई रोल है, आप क्या मानते हैं? देखिए, लालू प्रसाद यादव जब सीएम बने तो निश्चित तौर पर वो जब सीएम बने थे तो आप उस समय की बात को अगर आप देखेंगे तो वो सामंती विचारधारा जो भी है उससे थोड़ा सा इतर होकर के उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की थी। और सामाजिक न्याय में एक आवाज़ आया उनके बनने से, खास करके पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों में एक आवाज़ आया और वो आवाज़ अधिकार के रूप में हो, किसके रूप में, तो थोड़ी सी जागरूकता आई है उनके। लेकिन उनके असल विकास का काम आप कह रहे हैं कि वो पिछले 10 साल में, हाँ, लेकिन लालू जी अगर कैरी ऑन करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं जिस मुहिम को लेके चले थे, लालू जी दिग्भ्रमित हो गए, लालू जी दूसरे चीज़ों में फंस गए और करप्शन से और भाई भतीजावाद में फंस गए। तो मुहिम जो उनके द्वारा चढ़ी गई थी नीचे वो ख़त्म हो गई और बिहार और पीछे चला गया। ठीक है, आप एक आवाज़ दे दी, अवेयरनेस क्रिएट कर दिए, लेकिन उसके साथ एक माहौल भी देना था आपको, एक वातावरण तैयार करके देना था कि वो लोग आगे पढ़ें और उनको आर्थिक एक्टिविटी करें, शिक्षा ग्रहण करें, स्वास्थ्य अच्छा मिले। लेकिन वो लालू जी उसमें फेल हो गए। सिर्फ बात बनाने की बात आप कह सकते हैं कि बात उन्होंने बनाया, वो शुगर चराने वालों, वो गाय चराने वालों, पढ़ो लिखो इस तरह से, और उन सिंबॉलिक जहाँ तहाँ टोला में जा करके वो उनके साथ बैठ करके कभी खाना खाएं, कभी बाल मुड़वा दिए, कभी नहा दिए। तो एक माहौल बना कि और लोगों को लगा कि मेरे लिए कोई बोलने वाला एक व्यक्ति है। तो लालू जी ने ये काम किया, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन विकास सिर्फ उनका दिखावा था, बनावटी था और आगे उनके लिए कुछ नहीं कर पाए, आगे नहीं बढ़ी चीज़ें। यही एक आखिरी सवाल उस हिस्से का लेकर के हम आज के दौर में लौट आएंगे। एक बड़ा अच्छा उदाहरण मिलता है जब आगे बढ़ते हैं हम, कि बेल पत्र आप समझते हैं ना, जो बेल का पौधा बड़ा होता है, पेड़ बनता है, तो बेल में ना बड़े मोटे मोटे कांटे होते हैं। तो बेल पत्र तोड़ने के लिए जिन जातियों को हम बात कर रहे हैं, जिन पे, वो तो समझ जातियां उनसे तोड़वाती थी, लेकिन तुलसी का पत्ता उन्हें नहीं छूने देती थी, क्योंकि तुलसी का पत्ता छोटा पौधा होता है, आप हाथ से तोड़ सकते हैं। गेंदे का फूल तो वो नहीं तोड़ सकते थे, बाकी चीजें वो फूल तोड़ते थे। एक उदाहरण मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई एक जाति अथवा जन उस पर एक छत्र दावा नहीं कर सकता। आगे यह भी मिलता था कि प्रहलाद असुर थे, लेकिन वो भगवान की पूजा कर सकते थे उस कालखंड में, जबकि वो असुर से आ रहे हैं, जो देवताओं के उसमें नहीं आ रहे हैं। रामानुज ने भी समाज के सभी वर्गों को अपना शिष्य रखा, जो काफी भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत रोल उनका मिलता है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं कि चांडालों के घर में जाकर के वो झाड़ू लगा देते थे, तो सबसे निम्नतम आप कहिए कि जो सामाजिक उत्थान थे। लेकिन बिहार में रहने वाले लोग, यहां हम जब कह रहे हैं ना कि यहाँ की आर्थिक स्थिति आज निम्नतम पर है, नीचे से गर्त में जाके जो पर कैपिटा इनकम है 6,000 रुपए नहीं है, तो उसके पीछे के कारणों के बारे में एक बार हम संतोष जी से बात कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि इनकी बुआ और इनके घर के लोग ही थे। जो सबसे अहम अंतर आप बता रहे हैं वो शिक्षा ने रोल प्ले किया है। शिक्षा पर मैं एक बार आता हूँ। मैंने मुसहर जाति के शिक्षा का दर देख रहा था कि अभी बिहार में रहने वाले मुसहर जाति से जो लोग आते हैं, कितने लोग 100 में से पढ़ाई करने जा पा रहे हैं। 6 से 9%, ह्यूमन राइट्स कहता है कि 6%, एक दलित आयोग की रिपोर्ट आई वो कहती है 9.4%। आप पिछले 5 साल से आप SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर भी रहे हैं, तो एक बार मैं चाहूंगा कि पिछले 5 सालों में जो सुधार आपने किए हैं और आगे जो आप देखते हैं कि भाई ये 100 में से 10 बच्चा ही पढ़ने जा रहा है, उनको स्कूल कैसे भेजें? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम लोग अभी वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब से मुख्यमंत्री बने, पहले आप देखे होंगे कि दलितों के लिए एक स्कूल होता था, उसको SC/ST विद्यालय बोलते हैं, छात्रावास बोलते हैं उसको, अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास बोलते हैं। तो ऐसे विद्यालयों की संख्या पूरे बिहार में उस समय 40 के आसपास थी। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, छात्रावास विद्यालय है या छात्रावास यानी उनके रुकने की? आप देखिए, दो चीज़ है। एक है रेसिडेंशियल विद्यालय +2 लेवल का, उसमें छात्रावास भी होता है। अच्छा। एक छात्रावास होता है जो सिर्फ छात्रावास होता है जहाँ पर बच्चे 10th करने के बाद 12th में इंटर रह सकते हैं। इंटरमीडिएट ये भी थी ना कि उनको लेकर के आना, घर के लोग तो उनको काम पे लगाते, तो रहने का इंतजाम, इंटर ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, तो उसकी संख्या भी बहुत कम थी।
और इनरोलमेंट भी बहुत कम था। मैंने कहा ना कि वो जागरूकता और वो माहौल नहीं था। लेकिन जब हम लोग आए, हमारी सरकार आई, तो सरकार ने विद्यालय खोलना शुरू किया, बच्चों में जागरूकता लाना शुरू किया, उनके गार्जियन में, अभिभावक में, क्योंकि वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। आपने बोला ना कि 14 साल में शादी कर दी जाती थी, इसी मनोदशा से कि काम करना है उनको, कमाना है, क्योंकि वो मान चुके हैं कि सिर्फ हमारा काम मजदूरी करना है, हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। ये मानसिकता है। जैसे मैं तो एक मानता हूँ कि कोई धरती पर कोई जात नहीं होता है, ये मानसिकता होता है। हम समझ लिए हैं अपने आप को हम कि ये ऐसा जात है और हमारा ये काम है, तो हमारी पूरी जो बॉडी का अच्छी है, बिहेवियर है, हमारा पर्सनालिटी उसी की घूमना शुरू हो जाता है। और आप अगर बहुत क्लियरली स्टडीज भी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लोग इस कम्युनिटी से आते हैं वो बड़े पद पर भी रहते हैं, तो उनकी जो मनोदशा, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, और एक प्यून पद पर भी हैं, उस फॉरवर्ड कम्युनिटी से हैं, तो डिक्टेट करने लगते हैं। डिक्टेट इन द सेंस कि उनको समझाते हैं कि सर ये सही है, गलत है, उनकी बातों को मानते हैं। तो ये मनोदशा है, ये मानसिकता है जो हमको बैकवर्ड बनाता है, फॉरवर्ड बनाता है। और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का समानता तभी आता है जब एजुकेशन से सही एजुकेशन मिलता है, और एजुकेशन से ही हम अपने आप को समझते हैं कि हम बराबर हैं, हम भी इंसान हैं, और हमको भी जितना अधिकार उनको उतना अधिकार हमको है, वो चीज़ हमको मिलना चाहिए। तो हम लोग ने फोकस किया। और आज के समय में जब मैं SC/ST मिनिस्टर था, उस समय करीब 111 विद्यालय बिहार में थे, और छात्रावास भी उतना ही आसपास में था। अभी मैं जान रहा हूँ कि अभी बढ़ गया, 10 विद्यालय और बन भी रहे हैं। अब हॉस्टल में जो छात्रावास, जिसको हम रेसिडेंशियल विद्यालय बोलते हैं, वहाँ पर बच्चों की संख्या अब 70,000 के आसपास हो गई है। और हॉस्टल्स में भी जो है, अब सरकार की परिकल्पना है कि हर प्रखंड में हम रेसिडेंशियल विद्यालय खोलें। और पिछले जब हम लोग समय में, हम जब मिनिस्टर थे तो उस समय था कि 50,000, जिस प्रखंड में 50,000 की आबादी, वहाँ रेसिडेंशियल विद्यालय खोला जाए। और जिस प्रखंड में 30,000 की आबादी है, वो मैंने उससे नीचे है, उसके आसपास है, तो हम एक छात्रावास वही जो मैंने बताया कि बच्चे वहाँ जाके पढ़ सकें, और दूसरी जगह पढ़ते हैं वहाँ रह सके। लेकिन अब सरकार का नया रूलिंग है, सरकार की सोच है कि हम हर प्रखंड में करें। तो निश्चित तौर पर इस तरह से वो खुलने से बच्चों के अंदर भी उत्सुकता जागती है, गार्जियन के अंदर भी जागती है। और एक सही बहुत अच्छी बात है कि उस कम्युनिटी में लोगों को अभी पता चल चुका है कि हमको पढ़ने से, पढ़ाने से बच्चों को ही हम सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक तृष्णा जिसको कहते हैं, आंखों में एक चमक हो गई है कुछ पाने की, आगे बढ़ने की। और आप देखेंगे कि लाइन लगा रहता है, विद्यालय कम पढ़ रहे हैं अभी बिहार में, और जितना कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम लोग पास लोग आते हैं कि मेरे बच्चे करा दिए। ये बहुत अच्छी बात है। तो लोगों में उत्सुकता जागी है, और हम लोग भी, सरकार भी धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है, और हर चीज का सुविधा है। उम्मीद है कि जब मैं आपसे अगली बार बात करूंगा तो 9-10%, कम से कम 25-30%, अभी बिहार की कुल जो शिक्षा दर है, कितने लोग शिक्षित हैं, मतलब साक्षरता दर है, वो करीबन 79% बताते हैं, 75 से ज्यादा है। और उस जात कम्युनिटी से आने वाले में 10% बड़ा खाई नजर आती है पढ़ाई। देखिए, उसमें भी जिस कम्युनिटी की आप बात बोले, कुछ ऐसी कम्युनिटी है महादलित की, जैसे बांतर उंतर की बात कर रहे हैं, खाना बदोश होते हैं, उनमें तो शिक्षा का नगण्य है, एक तरह से बहुत कम है। लेकिन मांझी कम्युनिटी में भी अब बढ़ा है, 10% निश्चित है, 10% है आगे क्योंकि सरकार की एक योजना थी विकास मित्र और शिक्षा सेवक, जिसको टोला सेवक पहले बोला जाता था। तो उसी कम्युनिटी से लोग बने हैं, मैक्सिमम उसी कम्युनिटी से बने हैं। तो उनके अंदर जब उनको काम मिला और एक सेतु का काम किए ब्लॉक और कम्युनिटी के बीच में, तो उनके अंदर भी जागरूकता आया, कुछ लोगों के और जागरूकता आया। और वो जब पढ़े लिखे हैं और अपने बच्चों को कहीं पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग देख करके भी किए हैं। तो अभी है साक्षरता दर, हम समझते हैं कि एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप हम की जो भूमिका है उसको रेखांकित करते चले। मैं चाहता हूँ कि खुद के आपने हालांकि बताया कि आपके मंत्री रहने के दरमियान जो काम हुआ, मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आपका ये एक बृहद 7 सीटें जीतना एक विधानसभा सीट में 243 सीटों में बताता है कि आपकी कम्युनिटी या उस कम्युनिटी से आने वाले लोग अपनी राजनैतिक प्रतिनिधित्व को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बात को विधानसभा में कोई रखे, पार्लियामेंट में कोई रखे। मैं यह भी चाहता हूं कि हम के किए गए कामों को भी रेखांकित करते जी, निश्चित तौर पर। देखिए, अब हम पार्टी 15 में बनी है, अब 15 से आज आप तुलना करेंगे, आप सीट वाइज तुलना कीजिए, 38 सीट है बिहार में जो रिजर्व कैटेगरी में आता है जी।
और उस 38 सीट अनुसूचित जनजाति और 38 हाँ, अनुसूचित जाति, हाँ, 40 सीटें रिजर्व। तो आप अगर उसको आकलन करेंगे माइनॉरिटी हर सीट पर, तो आप देखें कि जो चुनाव हुए विगत 3-4 विधानसभा का हो चुका होगा, तो उससे पहले कैंडिडेट क्या गौर से देखेंगे तो पर्टिकुलर कम्युनिटी के 1-2 कम्युनिटी के लोग कैंडिडेट्स होते थे। इस कम्युनिटी की बात करें, वहाँ कैंडिडेट ना के बराबर होते थे। कोई मेन पार्टी के द्वारा अगर खड़ा कर दिया गया तो खड़े थे। तो आप समझ लीजिए कि पॉलिटिकल जागरूकता किस लेवल पर था, 0% था। कोई इच्छा भी नहीं होती थी लोगों को। तो आज के समय में जब पार्टी हमारी बनी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, हमने एक नारा दिया कि भारत के गरीबों एक हो, और हम गरीब शब्द का उपयोग किए और गरीब में फोकस हमारा वहाँ भी था जो सबसे ज़्यादा गरीब उस कम्युनिटी के हैं, चाहे किसी महादलित कम्युनिटी, उनको हमें जगाने का कोशिश किए और एक मंच दिए। मंच जैसे कि बहुत सारी पार्टियां हैं जहाँ पर उन लोगों को कम दिया जाता है, समय अवसर उतना नहीं है, समय कम दिया जाता है। पार्टी में है ऐसी, नो डाउट, टिकट भी मिलता है, लेकिन एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं हो पाती है। वो कहीं ना कहीं शैडो लीडर के रूप में रहते हैं। शैडो लीडर हमने वो जो हम इस विषय पर बात करें तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे एक कथ्य इस पर ले लूं। जब कभी हम ऐसी बात और हम के बारे में बात करते हैं ना, तो एक बड़ा चाहे परसेप्शन क्रिएट किया गया है, चाहे इस तरह से बातें बार बार आती हैं, तो कहते हैं कि हम में कहाँ कुछ है, हम में तो सब ले दे करके एक परिवार है, सारे सीटें सब कुछ उन्हीं के पास हैं। देखिए, कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहेंगे। अब कोई भी पार्टी को उठा के देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को देखिए क्या है, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। वहाँ तो बोल रहा है कि सब नेता हैं, लीडर हैं, कोई और किसी का नाम नहीं लेना चाहते, विवाद में नहीं पड़ना चाहते। जहाँ तक हम की बात है तो ठीक है, हम में हमारे पिताजी हैं, हम हैं, तो लेकिन हमने भी संघर्ष की है और पूरी पढ़ाई करके हम आए हैं। और हम किसी दूसरे पार्टी में रह करके एक कार्यकर्ता के रूप में 12 साल काम किया और वहाँ पर मैंने सीखा है। और ऐसा नहीं है कि एकाएक हम टपका दिए गए हैं, तो वो बात नहीं है। और जहाँ तक हमें मौका मिला, पिछली बार 7 सीट पर हम लड़े, तो 7 सीट पर भी हमने कोशिश की कि इस कम्युनिटी से भी कम से कम 2 ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया। एक व्यक्ति तो विधायक बन गए हैं, प्रफुल्ल मांझी जो सिकंदरा के एमएलए हैं, एक व्यक्ति कुटुंबा से नहीं सफल हो पाए, तो एक हम ज्योति देवी हैं जो पहले भी विधायक थी उस क्षेत्र से, और हम लोग पार्टी में आई तो हम लोगों ने उनको टिकट दिया। तो हम सिर्फ 2 जगह लड़े थे 15 में, हमारे पिताजी लड़े और हम लड़े, वो सफल हुए। तो ऐसा बात नहीं है। देखिए, हम लोग जिस परिवेश से आते हैं और इस परिवेश में अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो हम अपने लोगों को उस तरह की सेवा नहीं करेंगे। लेकिन ये भी बात नहीं है कि हम ही सिर्फ हैं और लोगों को मौका नहीं देते हैं। कहीं दूसरी पार्टियां में कोई भी पार्टी हो, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एक जनरेशन चला आ रहा है कि इस तरह के लोग होते हैं। तो मैंने तो कभी टिप्पणी नहीं की और ऐसा नहीं की, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा समाज आगे बढ़े। और हम का जो कोशिश है, हम की जो ताकत है, उस ताकत से आप देखें कि इस कम्युनिटी को फायदा मिल रहा है, खास करके उस बार वाले के लिए भी बता दें सर कि जो अभी 2025 के चुनाव में उतरने की तैयारी है, उसमें हम किस तरह से सोच रहा है। सीटों की निसंदेह अभी वो कमेटी बनेगी, उसमें होगा, तो उस पर तो हम नहीं जाना चाहते हैं जी। लेकिन आप अपने पार्टी से किन लोगों को तैयार कर रहे हैं? देखिए, हम लोग जहाँ भी हैं, जहाँ हम बहुत इफेक्टिव हैं, और चाहे दूसरे ज़िलों में भी, बिहार के दूसरे ज़िलों में भी हम कोशिश करते हैं कि समाज से उस तबके को निकाल के आगे लाएं। उनको हम ट्रेंड करते हैं, उनको हम माइक देते हैं। वो जो बोल नहीं पाते थे पहले, अब बोलना शुरू कर दिए और बहुत अच्छे तरीके से बोलना शुरू कर दिए। हम गया में कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांझी कम्युनिटी से भी, हम चौधरी भी हमारे के यहाँ, हमारे के यहाँ रजक समाज के भी हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को हम 20-25 लोगों को नाम बता देंगे जो वोकल हो चुके हैं और इतना जागरूक हो चुके हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। उनके अंदर भी महत्वाकांक्षा बहुत आगे बढ़ चुकी है विधायक बनने का। उसमें से कुछ बनेंगे भी, इस बार भी बनेंगे। और जब आपका भी कोई लोग उस समाज से, जिस समाज से आप आते हैं, विरोध करने लगता है, इसका मतलब है कि आप सफल हो रहे हैं। आपका विरोध होने लगता है, इसका मतलब है कि सफल होने लग रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी लगता है, अब ये लगने लगा है कि वो है तो हम क्यों नहीं हैं, हम उससे कम क्यों हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप अपने काम में सफल हुए। इसको हम आप भागीरथ मांझी के बारे में? नहीं, भागीरथ मांझी जी कोई मामला नहीं है। हम अपनी पार्टी के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमने अपने लोगों को इतना स्वतंत्र छोड़ा है और इतना उनको हम वेल ट्रेंड कर रहे हैं कि उनके अंदर भी एक महत्वाकांक्षा है।
प्रतियोगी भावना हाँ, डेवलप कि हो गई है उनके अंदर भी है कि हाँ हम भी उस लायक पहुंचे। मैंने हम ये नहीं कभी सोचे हैं कि कोई व्यक्ति को हम रोक दें कुछ करने से ताकि हमारा वो सब्स्टिट्यूट न बनना शुरू हो जाए। ऐसी मानसिकता होती है लोगों की, ये इसी को सामंती मानसिकता कहते हैं। लेकिन हमने कोशिश की है कि नहीं, आप भी उस हैं, आपके अंदर क्षमता है तो आप कीजिए। अगर हमसे नहीं हो पाता तो मेरा विरोध भी कर सकते हैं। हमने खुल के लोगों को बोला है और अच्छी बात है कि ऐसे लोग बहुत एक्टिव हो रहे हैं, घूमना शुरू, क्योंकि जितने लोग पॉलिटिकली एक्टिव होंगे उतना ही समाज का विकास होगा। क्योंकि वो हर जगह जा कर के अवेयर करेंगे लोगों को, वो बताएंगे शिक्षा का क्या मतलब होता है, वो बताएंगे कि भाई स्वास्थ्य भी आपका अधिकार है, आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए, सरकार की जितनी योजनाएं हैं जो धरातल पर आती है उसको भी आप 100% लाभ ले पाते हैं कि नहीं। तो इससे कलेक्टिव एफर्ट से, चाहे मेरा विरोधी क्यों ना, अगर वो कर रहा है तो हम समझते हैं उस समाज के लिए कर रहा है। तो हमें इस बात को हम पॉजिटिव मानते हैं और आज इस समाज को नोटिस किया गया है, लोग इसको समझ रहे हैं और टिकट भी मिल रहा है सब पार्टियों से। आप जिनका नाम ले रहे हैं आज उनका नाम भी है, कोई पार्टी कह भी रही है, तो कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है। मैं डिजाइन किया था मिनिस्टर से तो किसी एक व्यक्ति को मौका मिला, ठीक है, वो व्यक्ति हमारे खिलाफ लगातार बोल रहे थे, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं बोल रहे थे, वो उस समय की बात थी, लेकिन मौका मिला, उनको मौका मिला, आज भी वो हैं। और हम लोग को खुशी इस बात की होती है कि हमारे प्रयास से, हमारे कुछ करने से किसी को फायदा हो रहा है मेरे समाज को। आपने ना स्वास्थ्य का जिक्र किया, मैं एक छोटा आंकड़ा रख करके आपसे एक बार लेना चाहता हूँ कि शिशु मृत्यु दर से पता चलता है कि उस समाज में स्थिति क्या है। जो हालिया आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 1000 अगर अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे पैदा होते हैं बिहार में, खासतौर पर मुसहर और भूइयाँ वाली जाति में, तो 29 बच्चे उसमें से अच्छा स्वास्थ्य न मिलने की वजह से नहीं रह जाते हैं। शिशु मृत्यु दर करके आंकड़ा वो पॉपुलर होता है। तो एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाल के फिलहाल के दिनों में आपने क्या अंतर देखा है अपने समाज के लोगों में, उसके अतिरिक्त और क्या व्यवस्था है? देखिए, अब हॉस्पिटल्स, नए नए हॉस्पिटल खुले हैं, हर जगह खुल रहे हैं, और आप अगर गणना करेंगे पहले से और आज की बात में, तो जो हॉस्पिटल में लोग जाते थे पूरे महीने में, जो नहीं जा पाते थे, अब रोज़ ओपीडी में देखे जा रहे हैं। तो अब पहले का जो आप मृत्यु दर की आप बात कर रहे हैं, पहले गांव में ही डिलीवरी होती थी, अब हॉस्पिटल में होने लगा है। ऐसा नहीं है कि आज भी नहीं होता है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है। गरीब से गरीब लोग अब हॉस्पिटल में जाने लगे। तो ये जागरूकता, कुछ ऐसा भी होता है कि सरकारी अस्पतालों में ही संभव है, क्योंकि 6000 कमाने वाला व्यक्ति कैसे पहुंचेगा? और कुछ होता है, कुछ लोकल स्तर पर कुछ क्वैक होते हैं, वो भी इसमें एक्टिव हैं और उनके द्वारा कुछ गलत भी कर दिया जाता है, मतलब केस खराब कर दिया जाता है। लेकिन पहले से तो जागरूकता हुई, हॉस्पिटल में लोग जाने लगे। हम समझते हैं कि अब गांव में भी 70% 60% लोग हॉस्पिटल में प्रसव हो रहा है, और बहुत ही कोई गरीब हैं, कोई उस मानसिकता के नहीं हैं, तो ये वैसे बहुत कम ही अब हो गया। पहले तो 90% लोग गांव में ही सब प्रसव होता था और उसी के कारण मृत्यु दर ज़्यादा था। लेकिन अब हम समझते हैं कि धीरे धीरे इसमें चेंजेज आ रहा है। सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम आ रहा है। गाँव में भी हमारे सेंटर हैं और अगल बगल बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है उनको, तो वो आसानी से चले जाते हैं हॉस्पिटल में, और सरकार के द्वारा हर चीज़ मुहैया किया जा रहा है। व्यवस्था में दोष हो सकता है, मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं किसी सिस्टम में कि कोई व्यक्ति के द्वारा कुछ परेशानी किया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा पूरी कोशिश है कि हम हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दें ताकि हमारे लोगों को सुविधा प्रदान किया जाए। हर चीज़ में हेल्थ सुविधा जो होता है तो किया जा रहा है। अब उसमें कुछ है तो उसको स्पेसिफिकली हम कहीं पर फोकस कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि पहले से मृत्यु दर में, शिशु मृत्यु दर में बहुत सुधार हुआ होगा, आगे और भी सुधार होगा। धीरे धीरे हम लोग पॉपुलेशन पर भी सोचने लगे हैं। अब गरीब लोग भी सोचते हैं कि भाई अब हमको 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं करना, जो पढ़ लिख गए हो तो 2 बच्चे और 1 बच्चे। तो धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर रही है और बिहार भी आने वाला समय में अग्रणी राज्य होगा, ऐसा हम समझते हैं। आगे बेहतर बात है, आने वाले दिनों में बिहार आगे बढ़ेगा। 1-2 क्विक आंसर लेते हैं, उसके बाद हम इस बातचीत को समाप्ति की तरफ ले जाएंगे। पुलिसिया आंकड़े देख रहा था मैं, तो वो कहता है कि शराब को लेकर हो रहे, शराबबंदी के बाद शराब बेचने का जो कारोबार है, तो उसमें सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां जो होती है उसमें ख़ास तौर पर कहते हैं कि इसी समाज से लोग आते हैं। और शराबबंदी पर कई तरीके की बातें हैं कि उस पर मतलब बैन हटाना चाहिए, रखना चाहिए,
आपकी पार्टी की तरफ से भी कुछ कुछ बयानात इस पे दिए जाते हैं। मैं आपसे स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शराबबंदी मेरे अगर एक समाज महादलित समाज की बात करते हैं जी। इसमें दो समाज ज़्यादा प्रमुखता से लोग इसमें थे। एक चौधरी समाज, हमारे पासी समाज के भाई हैं, चाहे मांझी का मुसर समाज के भाई हों, और भी लोग हैं। तो एक समझिए कि इंडस्ट्री के रूप में यहाँ क्रिएट हो गया था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी की तो शराबबंदी करने के पीछे यही परिकल्पना था कि जो समाज एकदम गरीब समाज है, जो समाज दो वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, और वो अगर शराब में अपना रुपया खर्च कर देता है तो अपने बच्चों को क्या देगा, बच्चे को स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या होगा, चाहे दो वक्त की रोटी उसको कैसे मिलेगी। तो महिला भी, हमारी जो जीविका महिला थी, माननीय मुख्यमंत्री से संवाद हुआ था, उस समय उन्होंने बोला था कि शराब बंद कर दिया जाए। एक बड़ा डिसीजन था और एक ऐतिहासिक डिसीजन, और हम समझते हैं कि साहसिक डिसीजन भी था, और उसका फायदा भी हमको मिला। लेकिन देखिए, कुछ समाज में हर तरह के लोग होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कानून को नहीं मानते हैं, और उसी में समाज के कुछ वर्ग के लोग ने क्या किया कि इस समाज को, महादलित समाज के, और खास करके जिस दो समाज की हम बात किए, उनको सॉफ्ट टारगेट बनाया, बैकअप पीछे से दे करके उनको आगे करके पीछे से सारा वो मुहैया कराए, और उनको आगे करके जब कुछ होता है, निश्चित तौर पर जब पुलिस को पता चलता है कि फलना जगह इस तरह के काम हो रहे हैं, तो जब वो पुलिस जाती है छापा मारने के लिए, छापा मारने जाती है, तो वो जो नज़र आते हैं वो पकड़ा जाते हैं, और जो पीछे से उनको सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। तो अब सरकार का ये है, हमारी कोशिश रही है कि हम उन लोगों को जो सप्लाई चेन है पीछे से उसको पकड़ें, और बहुत जगह हमने कामयाबी भी हासिल की है। और वो व्यक्ति जब निश्चित तौर पर सब पकड़े जाएंगे तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के हाँ, ऑर्गेनाइज ही है, एक इंडस्ट्री के रूप में। और शराब हम समझते हैं कि इस समाज के लिए, चाहे किसी समाज के लिए, जैसे कोई व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, सब समाज है, कुछ लोग जिसको जागरूकता होती है उसको तो दूसरे तरीके से वो काम करते हैं, लेकिन ये समाज शराब ऐसा चीज हो गया कि शराब वो पीते नहीं, शराब ही उनको पी रहा है। हाँ। शराब ही उनको पी रहा है, और इतनी बुरी तरह से है, उनके बच्चे भी पी रहे हैं। तो समझिए वो समाज कहाँ जा रहा है। तो ये शराब बंद करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम समझिए उन लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया। और हम आपको उदाहरण तौर पर कहते हैं कि हमने देखा है, खास करके मैं अपने कास्ट की भी बात करता हूँ और अपने परिवार में भी बात करता हूँ, कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं, उनको मौका भी मिला, उनको नौकरियां भी मिली, लेकिन वो शराब की इतनी बुरी लत थी कि वो नौकरी भी नहीं की है, और आज बहुत नारकीय स्थिति में। और जो हमारे समाज में कोई व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करता है, वो गरीब भी है, बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसका साइड इफेक्ट सबसे ज़्यादा उस गरीब समाज को है, और गरीब समाज के लिए शराबबंदी वरदान की तरफ है। लेकिन समाज में भी हर तरह के लोग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं, कुछ पीछे से उसका के बहका करके पैसे दे करके उनको इस तरह से करते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, मोटी कमाई हो जा रही है। तो सरकार जल्दीबाजी में गलत शराब बना देते हैं, गलत चीज़ मिला दिया जाता है, जिससे दुखद मृत्यु भी होती है। तो सरकार ने तो फैसला लिया था जन कल्याण के लिए जी। वो एक व्यापक इंटरेस्ट में लिया था कि उन गरीबों को भला होगा, लेकिन इसको कुछ लोग ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी सरकार तत्पर है, और हम समझते हैं कि शराबबंदी एक सबसे बड़ा डिसीजन था सरकार का, और इसे कायम रहना चाहिए, और पूरी कड़ाई से इसको लागू करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, एक सवाल लेंगे कि एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं आप, और उसी में एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और चिराग जी के साथ आपकी बनती नहीं, ऐसा कहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। कभी कभी विचारों में भिन्नता होती है, और जहाँ तक मेरा सवाल है तो हम लोग मैं ऐसी कोई पूछ लेता हूँ सर, क्या विचार उनका है और क्या विचार आपका है? नहीं, मेरा विचार उनका विचार में बहुत फर्क नहीं। कभी कभी कुछ ऐसा मामला आया था सब कैटेगरीज वाला, जो SC ST का, उसमें उनका कुछ अलग विचार था, हमारे विचार थे, तो उसमें कुछ भिन्नता हुई। उसी से कोई ऐसा हमारे संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा कुछ स्टेटमेंट्स आए, उस स्टेटमेंट्स को कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला गया, उधर से भी काउंटर स्टेटमेंट आए, तो ऐसा दिखता है कि नहीं बनता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जीतन राम मांझी जी विभाग बोलते हैं, कभी कभी कोई बात उधर से आती है, जैसे कि वो बोलते हैं कि मैं बिहार मुझे बुला रहा है, तो बोल दिया कि बुला रहा है तो आके लड़ लो ना, बोलने का जरूरत है। तो इसको लोग कुछ दूसरे तरीके से लगने की, जबकि उनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है।
और व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छे संबंध है। और ऐसे भी हम लोग एक गठबंधन में है, एनडीए में है। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो मेरे गया में भी 3 बार आए हम लोग भी उसके उनके यहाँ गए प्रचार तो हाँ, ऐसी तो कोई बात है नहीं, लेकिन अब कुछ मुद्दों को लेकर के एक बात यह भी है ना कि भाई आपके समुदाय के लोग खाली गया वाले क्षेत्र में थोड़ी रहते हैं, तो आप ये पश्चिमी चंपारण और बाकी के क्षेत्र में क्यों नहीं हम वहाँ जाता है? नहीं, हर जगह हम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं पर हम मजबूत हैं, कहीं पर थोड़ा कम मजबूत हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं कि हमारा इंटरवेंशन वहाँ नहीं है, वैसे बात नहीं है कि हम पूरे बिहार में हर जगह नहीं है। हर जगह हम हैं, हर जगह हमारा कार्यकर्ता है। ये अलग बात है कि दिखते हम ज़्यादा हैं मगध में। मगध में इसलिए ज़्यादा दिखते हैं कि लोगों में है इस तरह की बात कि मगध की ही पार्टी है, तो मगध में सीट भी दे देते हैं लोग ज़्यादा। अच्छा, तो ज़्यादा लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ज़्यादा कार्यकर्ता है। यहाँ कार्यकर्ता हो, कहीं कम लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिकंदरा में गए तो लोगों के ये भ्रांतियाँ थी कि एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। जब हम चुनाव लड़े देखे तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा इसी कम्युनिटी के लोग हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि इस कम्युनिटी से ज़्यादा हम नहीं समझते हैं कि वोट है। अब मैं उस सर्वेक्षण पर, उस अथी पर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं देखा हूँ व्यक्तिगत तौर पर, और 20 जिलों में का मुझे अनुभव है, 20 जिलों में हमारे आसपास कोई नहीं टिकता है। और कुछ ऐसे ज़िले हैं, 7-8 जिले जहाँ हम नगण्य हैं, ये कम्युनिटी के लोग नगण्य हैं। तो ओवरऑल इसका कारण है कि हम नहीं दिखते हैं क्योंकि शिक्षा की कमी थी, माइग्रेशन ज़्यादा था, गरीबी थी, तो अपने आप को वहाँ पर पहुँचा नहीं पाए, रजिस्टर नहीं करा पाए। बाहर हैं तो उनका नाम जब हो रहा है तो ऐड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये समाज का सबसे बड़ी आपने छेड़ ही दिया तो इतनी बड़ी वोटर अधिकार यात्रा चली, आप कह रहे हैं कि नाम नहीं शामिल हो रहा है। नहीं, इसकी बात हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस समाज का गलती क्या है ना कि जैसे कि किसी से पहले की बात करते हैं, किसी से लड़ते हैं ना तो पूरा परिवार लेकर के कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो कहीं कमाने गए ना तो वहीं रह गए बहुत दिन, 7 महीने 8 महीने 9 महीने तक रह गए, तो उस समय उनका वो नहीं कर पाए, जगह पर नहीं थे। अब आप जिसकी बात कर रहे हो तो डिफरेंट चीज़ है। वो तो उन लोग तो कह रहे हैं कि नाम काटा जा रहा है जबरदस्ती। कहाँ किसी का नाम काटा जा रहा है, सबका जैसे नाम था उसी नाम है। कोई मृत हुए उनका नाम काटा गया, तो वो बात नहीं। तो अब जागरूक तो उस लिहाज से तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा चिंतित होना चाहिए भाई, आपके समुदाय के लोग। और हमने पार्टी बनाई जब से हमारा इस तरह का बढ़ा है। और हम धीरे धीरे तभी तो ये नजर आ रहा है समाज, तभी तो ये समाज के लोग अब विधायक बन रहे हैं, अब समाज के लोग मुख्यमंत्री बने और भी विभिन्न पदों पर सुशोभित होंगे। तो निश्चित तौर पर ये सब बनने से एक माहौल बनता है और वोट के प्रति जागरूकता बढ़ती है। और उनको अब समझ में आना, मतलब उनको समझ में आया कि एक वोट का क्या मतलब है। पहले वोट का मतलब ही नहीं समझते थे। पहले एक कहावत था कि चुनाव के समय कुछ दे देंगे, कुछ पिला देंगे, 3 लोग अपना इधर हो जाएगा। लेकिन अब वो सी बात नहीं है, अब भ्रांति खत्म हो चुकी है। तो ये स्थिति अभी नहीं, वो जो साड़ी और 500 रुपए और 1000 रुपए और अब सब अब लोग, कुछ लोग कोशिश करता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ले लेंगे कहीं तो नहीं भी लेते हैं। आपने बड़ी मजेदार बात बताई, ले लेंगे लेकिन वोट अपनी जगह उनको अब वो मानने लगे हैं कि पार्टी है, वो मानने लगे हैं कि नेता है, हमारा प्रतिनिधित्व। तो ठीक है, अच्छी बात है। और हम तो चाहते हैं कि सब लोग एक होकर काम करें। और इस कम्युनिटी जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है, जब तक एक नहीं होगा, एकीकृत नहीं होगा सब मिलकर, तो आप बदलाव नहीं ला सकते हैं। आप अलग अलग नेता हो सकते हैं एक समाज के, लेकिन जब आप बात करते हैं कि हक मिले, अधिकार मिले और हम सत्ता में आएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आप ऐसे नहीं बन सकते। सबको लेके चलना होगा, क्योंकि 20% पॉपुलेशन है, 20% बहुत मायने रखता है। और 20% को एक होना होगा। सब अलग अलग रहेगा, सबके नेता अलग अलग रहेंगे तो 20% का मतलब ऐसे ही समझ लिया, 243 सीटों का मतलब होता है 50 सीट के आसपास आराम से। हम ऐसे बहुत जगह हैं कि हम 20% जहाँ भी हैं, अगर एक तरफ पड़ जाए तो हर सीट पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो एक होना पड़ेगा। मेरा ही कहना है कि एक होना होगा आपको। अगर आप सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति की बात करते हैं तो एक होकर के एक नेता को चुनिए और तब काम कीजिए, तब आपको फर्क पड़ेगा। सब डिफरेंट है, अलग अलग हैं। वो उस कम्युनिटी का नेता माना जाता है, वो उस कम्युनिटी का। बिहार में अब लालू जी क्या है ना, एक यादव के एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नेता हैं, और एक कम्युनिटी उनको इसलिए वोट देती है कि हमको यहाँ वोट नहीं देना, इसलिए देना। तो एक बड़ा सा वोट का चंक है उनके पास, तो बड़ा M22 समीकरण की बात कर रहे हैं। हाँ, M22 समीकरण की बात जो खुद बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, खुद बोलते हैं M22 समीकरण। और फिर सब बात करने लगते हैं कि हमने विकास किया, हमारे पास इतना वोट बैंक है। तो हमको इससे आगे निकलना होगा, इस चीज़ों से हमको निकल करके वोट देना होगा विकास के नाम पर। और एनडीए की सरकार ने ये कोशिश की है,
और सबको ले करके, और जिस तरह से काम बिहार में हो रहा है, अब बिहार में जब काम हो रहा है, हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए 125 यूनिट हम बिजली फ्री कर रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए कि हम हर महिलाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और अभी सितंबर में 10,000 रुपये हर के खाते में जाएगा तो सबके लिए कर रहे हैं। तो सरकार तो कोई कैटेगराइजेशन नहीं करती है, तो हम लोग भी इसी थी पर वोट मांग रहे हैं कि सब लोग हमको वोट दीजिए, और निश्चित तौर पर सब वोट देंगे और तो एक ताकतवर सरकार बनेगी, बहुमत से, पूरे प्रचंड बहुमत से बनेगी, तो सरकार भी और अच्छे काम करेंगे और यही सरकार काम कर सकती है। मेरा ये भी मानना है कि जितने हमने घोषणाएं की हैं, चाहे जितने लोगों को हमने मानदेय बढ़ाया है, जितना हम काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का अगर उसमें सहयोग नहीं होगा तो ये काम कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो जनता को भी समझना चाहिए कि अगर हमारा बिहार का विकास करना है तो एनडीए सरकार ही सबसे उपयुक्त सरकार है और एनडीए ही विकास कर सकती है। तो हम लोग ये आशान्वित हैं कि एक आखिरी सवाल पूछ करके इस बात को समाप्त करेंगे जी। हम 2025 के चुनाव में अपनी क्या भूमिका देखती है और चुनाव के उपरांत अपने लिए कौन से चीज़ों की तरफ वो बढ़ना चाहती है? 1, 2 या 3 चीज़ें। देखिए, हम पार्टी सबसे पहले गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रही है और हम पार्टी इसमें विश्वास रखती है कि हम जात पात को ना करके गरीब की बात करें और गरीब को। तो हमारी यही विचारधारा है कि गरीब जो होते हैं, गरीब के दुख दर्द सब सेम होता है, कोई कास्ट से हो। अगर एक दलित समाज का, एक स्वर्ण समाज के गरीब होते हैं तो उनका भी वही समाज, वही कास्ट, वही मानसिकता है, वही चीज़ है। तो उससे हमको कैसे निकलेंगे, उसकी आवाज़ कैसे बनेंगे, तो हम पार्टी एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करती है कि हाँ आइए, अपनी बातों को रखिए, हम आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करेंगे, हम आपको मौका देंगे कि आप नेतृत्व करें। तो ये हमारा सबसे बड़ी बात है। और जागरूकता, जाहिर सी बात है कि जो अभी भी पहाड़ के किनारे रहते हैं, अभी भी दलित टोलों में रहते हैं जहाँ पर विकास की रोशनी है, वहाँ पर जा करके उन लोगों के बीच में जाके संवाद स्थापित करना। क्योंकि आप एक चीज़ देखे होंगे कि कोई भी किसी पार्टी का भी रैली होता है, एक ही व्यक्ति आते हैं, चेहरा सेम रहता है। तो उन लोगों के बीच में जागरूक करना कि भाई आप अपना नेता और अपना नेतृत्व को अथी करो और हर जगह नहीं जाओ। तो उसे समझाना है शिक्षा का कैसे गुणात्मक सुधार होना है, शिक्षा में जो उस तरह हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं और मजबूत हो। तो ये सब चीज़ पर हम लोग काम करेंगे आने वाला 5 साल के बाद। और कि जब हम लोग की सरकार बनेगी और हम लोग को मौका मिलेगा तो उस कम्युनिटी के लिए, खास करके गरीब कम्युनिटी जिसको हम कहते हैं, एनडीए में सहयोगी की भूमिका में रहेगी। जी, निश्चित तौर पर एनडीए में हम लोग हैं और हम लोग ये भी मान के चल रहे हैं। मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि हम के जो नेता हैं वो पूर्व में सीएम भी रहे हैं। एनडीए, हम लोग एनडीए में ही हैं और सीएम रहे हैं, अच्छी बात है। उसमें हमारे संरक्षक महोदय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि एक समाज के उस तबके को उन्होंने बनाने का कोशिश किया जो समाज में सबसे नीचे पैदान पर है। और हमारी भूमिका एनडीए में हमेशा, हमारी विचारधारा एनडीए की है और हम जहाँ रहते हैं बहुत मजबूती से रहते हैं। इस बार भी हम एनडीए में हैं और सरकार बनेगी तो हम लोग को सौभाग्य होगा कि हम लोग उन गरीबों के लिए, जिसके लिए काम करते हैं, उनकी बातों को एड्रेस कर सकते हैं, उनको हम पटल पर ला सकते हैं, उनको फोकस कर सकते हैं, उनको और सुधार उनमें हो सकता है। जो भी जैसे शिक्षा में कहा, स्वास्थ्य में कहें और विकास की जो बातें हुई उसको हम लोग और अच्छे तरीके से, और उनके अंदर वो आत्मबल आएगा, एक सामर्थ्य आएगा कि हम भी और आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर समाज आगे बढ़ जाएगा तो समानता आएगी। समानता ही डेमोक्रेसी है। गांधी जी का भी सपना है कि पीछे बैठे लोगों को आगे लाना है। तो यही हम लोग भी सोचते हैं कि कैसे उनकी आवाज़ बने, कैसे उनको मंच दें। और हम लोग जब तक कोशिश करते रहेंगे तब तक कोई एक एक व्यक्ति जागरूक ना हो जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। दलितों के उत्थान की, शोषित वर्ग की, उन लोगों की जो अपनी ज़िंदगी, गरीब वाला जो एक हिस्सा है जिसको हमने शुरुआत में कहा कि 6,000 से भी कम, या कि और भी एस्पेक्ट हैं गरीबी की, जब से वो बाहर नहीं आते हैं तब तक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का कहना है कि लड़ाई जारी रहेगी और अगले चुनाव में वो बहुत ही दमखम के साथ उतरने जा रहे हैं, लोगों के बीच उतरने जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपनी बातों में स्पष्ट किया है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब हम आपसे बात करेंगे तो जो आंकड़े अभी हमें थोड़ा सा निराश, हतोत्साहित करते हैं, इन आंकड़ों में काफ़ी बदलाव और एक खुशी एक चेहरे पे हमें दिखाई देगी। निश्चित तौर पर आएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।